हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एमसीपी के लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल क्या होता है बेसिकली, जब आप एज ए मैनेजर आप किसी कंपनी में अपॉइंट होते हो तो आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके काम को या उनके वर्क एक्शंस को आप कंट्रोल करते हो, बिकॉज वो आपके प्लान ऑफ एक्शन में आ रहा है या नहीं, जो वो टास्क कर रहे हैं वो आपके प्लान ऑफ एक्शन में है या नहीं, तो आप उसको कंट्रोल करते हो। और फिर बेसिकली जो आपकी टीम होती है, क्योंकि जब आप किसी टीम के मैनेजर होते हो तो आप एक एक को इंडिविजुअली कंट्रोल करते हो, बट साथ में उनका कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका 5 लोगों का टीम है, वो एक आईटी कोई वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट बनाने का 4 या 5 लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, तो 4-5 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि वो अलग अलग टास्क कर रहे हैं, बट वो अलग अलग टास्क एक ही चीज़ से लिंक्ड होना चाहिए। एक वेबसाइट, एक ऐप, तो वो माइंड जो है वो एक होना चाहिए, बट काम 4-5 के अलग अलग होना चाहिए। तो वो उसको कोऑर्डिनेट कौन कराता है? अगेन वो मैनेजर का टास्क आता है कि वो इंडिविजुअली सबको कंट्रोल भी करे और फिर साथ में सभी को कोऑर्डिनेट भी करे। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग? फर्स्ट इज इट इज़ अ मैनेजेरियल फंक्शन कि आपकी कंपनी में 3 हायरार्की लेवल होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। और सारे ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो बेसिक काम होता है दैट इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद इन योर हायरार्की एंड योर सबऑर्डिनेट्स एज वेल। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग। जब आप कंट्रोल करते हो तो वो एट प्रेजेंट या एट पास्ट को लेके कंट्रोल नहीं करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑलरेडी काम हो चुका है, तो आप उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो चीज़ गलत हो चुकी है आगे जाके आप उसको कैसे सुधार सकते हो, वो कंट्रोल का मेन एक्शन होता है कि अभी तो ठीक है गलत हो गया, बट इसको सुधारा कैसे जाए और या फिर इसको बेटर इंप्रूव कैसे किया जाए। तो इट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट इज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो जब आप किसी टीम में काम करते हो तो ऑब्वियसली उसमें गलतियाँ होंगी, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, तो ह्यूमन एरर्स आते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, बट इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप उसको कंटिन्यूसली इवॉल्व करते जाओ और उस चीज़ में इंप्रूव करते जाओ ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनहांस करते जाए। नेक्स्ट इज इट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग। जब आप प्लान करते हो अपने एक्शंस को, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को रखते हो, अपना गोल डिसाइड करते हो, तो उस टाइम पे स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस लेते हो, तो उन्हीं स्टेप्स को कंट्रोल करते हो। जैसे बजट को आप कंट्रोल करते हो, आपने 3 महीने का एक्सपेंडिचर कंट्रोल आके रखा है कि मैं मार्केटिंग के ऊपर 30,000 रुपये पर मंथ खर्च करूंगा। अब धीरे धीरे आपका बजट बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाती है कि मेरे को 30,000 रुपये से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो मैं क्या करता हूँ 60,000 रुपये कर देता हूँ। बट क्योंकि आपके प्लान ऑफ एक्शन में क्या था कि मेरे को 30,000 रुपये ही खर्च करना है, मैंने बजट डिसाइड किया हुआ है कि बस इतना ही पैसा है फॉर मार्केटिंग, तो मैं उतना ही खर्च करूंगा। नेक्स्ट इज इट इज़ द एसेंस ऑफ कंट्रोल इज एक्शन। अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, बेसिकली आप उसमें उसके एक्शंस में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना चाहते हो। जैसे आप चाहे मान लीजिए आप खुद के वर्क को अगर कंट्रोल करना चाहते हो या फिर अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करना चाहते हो, तो फिर उसको आपको एक लाइन ऑफ एक्शन में लेके आना पड़ेगा कि भाई तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वर्क ऑन दिस पाथ बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज इन दिस वे। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रेवेन्यू को इंक्रीज करना है या फिर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज आवर ऑब्जेक्टिव, तो आप उसी डायरेक्शन में, उसी कोर्स ऑफ एक्शन में काम करोगे। Coming on to the limitations of control, first is external factors. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टीम में क्योंकि 4-5 लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक की गलती की वजह से टास्क पूरा ख़राब हो जाता है और फिर सभी को सुनना पड़ता है। या फिर आपके 4-5 लोग जो काम कर रहे थे वो डिपेंड कर रहे थे किसी थर्ड पार्टी के ऊपर और वो थर्ड पार्टी ने अच्छे से काम नहीं किया। जैसे कि आपका मान लीजिए आपके फैक्ट्री में लेबर्स काम कर रहे हैं और उनको टास्क दिया गया था कि आपको एक दिन में 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट बनाने हैं। अब उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं आया, तो रॉ मटेरियल नहीं आया तो ये उनकी गलती नहीं है, बिकॉज दे वुड हैव डन देयर टास्क अगर उनके पास रॉ मटेरियल सप्लाई आ जाता है, बट क्योंकि सप्लाई नहीं आया तो वो अपना प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनका काम कंप्लीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज द प्रोसेस कैन बी एक्सपेंसिव। हमेशा वो प्रोसेस एक्सपेंसिव नहीं होता, बट कभी कभी जैसे कि अगर हम पर्ट एनालिसिस लगाएंगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पर्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, CERM के बारे में पढ़ेंगे, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंपनी के विद इन ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हो, अगर अपने कंपनी में एक डिपार्टमेंट बनाते हो, वो कंपैरेटिवली चीपर हो जाता है। लेकिन पर्ट और CERM अगर आप दूसरी कंपनी से कराते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे देके करवाते हो, तो वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ता है। नेक्स्ट इज अनसैटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड्स। अगर आपने अपने रिसोर्सेज के लिए गलत स्टैंडर्ड सेट करके रखें,
आपकी मशीनरी एक दिन में मैक्सिमम 1000 यूनिट्स बना सकती है और आपने टास्क दिया हुआ है उनको 1100 का प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये अनसेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड है या फिर इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपको हमेशा एक आइडल अप्रोच रखना होता है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होता है कि भाई आइडल सिचुएशन में अगर मेरे पास बहुत मैं ऑप्टिमिस्टिक सोच के चलूँ कि बस सही टाइम पे पैसा आ गया, सही रिसोर्सेज मेरे को मिल गए, तो मैं ऑप्टिमिस्टिकली इतना अचीव कर पाऊंगा। तो बट लेकिन एक मेरे पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी चीज़ गलत हो सकती है। लास्ट इज अपोजिशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। जब एज अ मैनेजर जब आप अपने टीम मेंबर्स को या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करते हो तो आपको बहुत बार अपोज कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको आपकी लैंग्वेज अच्छी ना लगी हो सकता है आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा हो, जिसकी वजह से वो रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट हो जाए और फिर वो एक तरीके से आपके लिए एकदम अपोजिशन हो जाए। बट आपको ये चीज़ उनको बतानी पड़ेगी दैट आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द टीम। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीम। हमें साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करना है। तो वो उनको एक फीलिंग दिलानी होती है कि आप मेरे बॉस नहीं हो, आप मेरे टीम मेंबर हो जो कि कंट्रोल कर रहे हो मेरे वर्क को। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि आपके पास में एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होंगे, अलग अलग हायरार्की पे काम कर रहे होंगे, अलग अलग स्किल्स होंगे सबकी, अलग अलग एफिशिएंसी होगी सबकी। तो बेसिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको सारे स्किल्स ही चाहिए, बट उनको क्लब करके आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मेरे पास यूनिटी है अलग अलग स्किल्स की, बट उनको कंबाइन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, दैट शुड बी अ टास्क ऑफ अ मैनेजर। नेक्स्ट, इट इज़ अ टीम वर्क। कोई भी आपको टास्क मिला ऑर्गेनाइजेशन में वो मोर और लेस वो टीम वर्क ही होता है। तो एक पर्सन के ऊपर कभी भी कोई कंपनी नहीं चल सकती है, चाहे वो उस कंपनी का सीईओ हो, चाहे वो उस कंपनी का लेबर हो, उसके ऊपर 100% कंप्लीटली कभी कोई कंपनी रिलाय नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। अ पर्सन जो मैनेजर है उसके पास में स्पेशलाइज स्किल्स होना चाहिए कि वो दैट ही शुड बी अ गुड टीम मैनेजर, और वो टीम को जो है वो एक साथ बांध के रखे। ऐसे नहीं कि आपस में ही बहुत सारा उनके बीच में फ्यूजन चल रहा है और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक टास्क के लिए काम करें और सब हार्मनी में काम करें, ये स्किल होना चाहिए एक मैनेजर के अंदर। Now, what are the techniques of making coordination in the team? First is supervision. क्या आप बस देख रहे हो काम को, है ना, कि आप बार बार उस टीम के बीच में नहीं जा रहे हो, आप बाहर से लुक आफ्टर कर रहे हो कि ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, साथ में कैसा कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं बाय एचआर टीम, बहुत सारी कंपनीज में होती हैं, ताकि वो आपस में जेल अप हो पाएँ, एक दूसरे के बारे में पर्सनल और फॉर्मल दोनों तरीके से वो कनेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट इज पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगेन जैसे मैंने बताया कि आपको टीम बॉन्डिंग्स और टीम मीटिंग्स होती हैं, सो ये शेड्यूल्ड जो होती हैं वो आउटसाइड द वर्क प्रेमाइसेस की जाती हैं, ताकि आप वो एक फॉर्मल कनेक्शन को ब्रेक करके आप एक इनफॉर्मल वे में भी आ पाओ, एक दूसरे के साथ में पर्सनल कनेक्ट भी बना पाओ आफ्टर योर वर्क लाइफ। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज़ द की। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, चाहे अपने घर पे रह रहे हो, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, चाहे अपने कंपनी में किसी के साथ काम कर रहे हो, आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो कम्युनिकेशन इज़ द की, जिसकी वजह से आप अपने टीम को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हो। जितना स्ट्रांग और क्लियर कम्युनिकेशन होगा उतनी ज़्यादा आपकी टीम बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। लास्ट इज ग्रुप मीटिंग्स आप करा सकते हो। अब ये तो हर कंपनी में ही होता है कि हर सुबह या हर हफ्ते ग्रुप मीटिंग्स रखी जाती हैं, और फिर उन ग्रुप मीटिंग्स आपको आपके टास्क वगैरह बताए जाते हैं, और फिर आपको जेलअप होने की भी कोशिश कराई जाती है, ताकि वो आपको कोऑर्डिनेट करा पाएँ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के स्किल्स के बारे में बता पाएँ और एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में बता पाएँ। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।